हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। यहाँ पर जो है मनोविज्ञान विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लासेज में जो है हमने विकास के नियमों के बारे में पढ़ा है। आज हम विकास की अवस्थाएं स्टार्ट करने वाले हैं और विकास की अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं क्या? विकास की अवस्थाएं हम जानते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं है वो विकास जो है वो बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे का जन्म होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और देन बुढ़ापा। ये सभी का आना है, किसी का नहीं रुक सकता, सबका बुढ़ापा आना है। ठीक है, तो ये विकास की जो अवस्था है वो धीरे धीरे चलती रहती है। अलग अलग संस्थाओं और अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिए किसके? विकास की अवस्थाओं के। यहाँ पर हम कुछ वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो वर्गीकरण है वो किसका है? एपीए का। किसका? एपीए का वर्गीकरण पढ़ते हैं। एपीए के अनुसार क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर एपीए है क्या? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसने जो है विकास की अवस्था का क्या दिया है? वर्गीकरण। तो देखिए इनका वर्गीकरण क्या था। इसमें इन्होंने पूर्व प्रसूति काल, जिसको 260 से 280 दिन की अवधि तक माना है। ठीक है, अगली जो अवस्था मानी है वो है शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था? शिशु अवस्था, जो कि बालक के जन्म से लेकर और 14 दिन तक की होती है। कितनी? बालक के जन्म से लेकर और 14 दिन तक की अवस्था कौन सी है? शिशु अवस्था। देन इसके बाद जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। और ये जो शैशवावस्था है, जिसको आप बेबीहुड भी बोलते हो, ये जो शैशवावस्था है वो 14 दिन से लेकर और 2 वर्ष तक मानी जाती है। कितनी? 2 वर्ष तक। ठीक है, इसमें अगली जो अवस्था है वो क्या है? बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था, जिसको आप चाइल्डहुड बोलते हो। चाइल्डहुड। और ये 2 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक मानी जाती है। अगली जो अवस्था दी है एपीए ने, उस अगली अवस्था में जो है पूर्व किशोरावस्था, जिसको प्राक किशोरावस्था भी कहा जाता है, या जिसको संक्रमण की आयु कहा जाता है। संक्रमण की आयु, या इंग्लिश में यदि वर्ड यूज करेंगे तो वो क्या है? प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज। इसकी जो अवधि है वो मानी गई है 12 से लेकर और 14 वर्ष तक की। कितनी? 12 से लेकर और 14 वर्ष तक की। अगला है इसी में प्रारंभिक किशोरावस्था। क्या? प्रारंभिक किशोरावस्था, जिसको प्री एडोलसेंस भी बोलते हैं। क्या? प्री एडोलसेंस। प्री एडोलसेंस जिसको कहते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था, जो कि चलती है हमारी 14 से लेकर और 17 वर्ष तक। ये जो क्लासिफिकेशन है वो एपीए का है। किसका? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये क्लासिफिकेशन है, जिसमें अगली जो अवस्था है वो है क्या है? उत्तर किशोरावस्था,
किशोरावस्था जिसको हम लेटर एडोलसेंस बोलते हैं, लेटर एडोलसेंस भी जिसको हम बोलते हैं, ये होती है 17 से लेकर 21 वर्ष। कितनी? 17 से लेकर 21 वर्ष तक की। अगली जो अवस्था है वो है पूर्व प्रौढ़ावस्था जिसको युवावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवावस्था, यंग एज, जो कि 21 से लेकर 35 वर्ष तक की मानी जाती है। और अगली जो अवस्था है वो है मध्य प्रौढ़ावस्था। क्या? मध्य प्रौढ़ावस्था, जो कि 35 से लेकर 55 वर्ष की मानी जाती है। और अगली जो अवस्था है वो है बुढ़ापा, जो कि 55 वर्ष के बाद। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो एपी ने दिया है, जिसमें पूर्व प्रसूति काल 260 से 280 दिन, शिशु की अवस्था जन्म से 14 दिन, शेष अवस्था बेबीहुड जिसको बोलेंगे 14 दिन से 2 वर्ष तक की, बाल्यावस्था 2 से लेकर 12 वर्ष, और पूर्व किशोरावस्था जो है प्राक किशोरावस्था भी जिसको बोलते हैं, या जिसको संक्रमण की आयु भी कहा जाता है, जिसको प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। सभी नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकता है, जो कि 12 से लेकर 14 वर्ष तक की मानी जाती है। प्रारंभिक किशोरावस्था की यदि बात करेंगे, प्री एडोलसेंस की यदि बात करेंगे तो वो 14 से 17 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था की यदि बात करेंगे तो वो लेटर एडोलसेंस, जो कि 17 से लेकर 21 वर्ष तक माना गया है। अगला जो है वो क्या है? पूर्व प्रौढ़ावस्था या युवावस्था, जिसको 21 से लेकर 35 वर्ष माना गया है, और मध्य प्रौढ़ावस्था जिसको 35 से लेकर 55 वर्ष माना गया है, और अंतिम जो है वो क्या है? बुढ़ापा, जो कि 55 वर्ष के बाद माना गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो एपी का है। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इसमें से, इसलिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है। तो आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है शिक्षा मनोविज्ञान ने। शिक्षा मनोविज्ञान ने जो है विकास की अवस्थाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। देखते हैं यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहली जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। इसकी जो एज है वो 0 से लेकर और 6 वर्ष तक मानी गई। कितनी? 0 से लेकर 6 वर्ष तक मानी गई है। इसको 2 भागों में बांटा है: पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। इसकी जो पूर्व शैशवावस्था की जो एज है वो 0 से लेकर 3 वर्ष तक मानी गई है, जन्म से लेकर। ठीक है, और ये जो है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था। अगली जो है वो है बाल्यावस्था। क्या? बाल्यावस्था। इसकी जो आयु है वो 6 से लेकर और 12 वर्ष तक की मानी गई है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो शिक्षा मनोविज्ञान का है। किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्लासिफिकेशन है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इसकी जो उम्र होगी वो होगी 6 से लेकर 9 वर्ष तक। क्या? 6 से लेकर 9 वर्ष तक। और ये होगी उत्तर बाल्यावस्था, जो कि
9 से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, अगली जो अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी आप बताइए? वो आएगी किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस भी बोलते हैं। किशोरावस्था, जिसको भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर और 16 वर्ष तक मानी गई है। कहां तक? 12 से लेकर 16 वर्ष तक मानी गई है। और उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था जो है वो 16 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। 16 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्लासिफिकेशन है जो कि विकास की अवस्थाओं का है, जिसमें शैशवावस्था को दो भागों में बांटा, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष, उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष। यदि पूरी शैशवावस्था की बात की जाए तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था को माना गया है। अगली जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था, जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें 6 से 9 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 9 से लेकर 12 वर्ष तक। अगली है एडोलसेंस, किशोरावस्था, जिसको जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक माना गया है कंप्लीट यदि बात करें। और पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो 12 से लेकर 16 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था जो है वो 16 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। किसके अनुसार? शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो ये हमने एपीए और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा है इसके बारे में। अब जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो विकास की पहली अवस्था जो कि शैशव अवस्था है, शिशु की अवस्था है, उसके बारे में हम अध्ययन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं मिटाता हूं उसको। विकास की अवस्थाओं में ही अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? शैशवावस्था। क्या? शैशवावस्था। पढ़ते हैं यहाँ पर शिशु को, हम भी कभी बच्चे थे या नहीं? शैशवावस्था। ठीक है भाई, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था, एक शिशु जैसे ही जन्म लेता है तो वो शिशु होता है, शैशव होता है। तो ये उसकी क्या है? शैशवावस्था। जैसे ही नवजात शिशु का जो आगमन होता है वो जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु, उस नवजात शिशु को क्या कहते हैं पता है आपको? नहीं पता? हमको तो है ना। नवजात शिशु जो है उसको नियोनेट कहा जाता है। क्या? नियोनेट। क्या कहा जाता है? नियोनेट। जो कि लैटिन भाषा के शब्द किससे मिलकर बना है? नियोस से। किससे? नियोस से। और नियोस का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? नया। क्या होता है? नियोस का अर्थ क्या होता है? नया। अर्थात नियोनेट जो है वो जन्म से लेकर, किससे? जन्म से लेकर 1 माह तक का बालक, जन्म से लेकर 1 माह तक का बालक जो कि वातावरण में, जो कि वातावरण में नया है, क्या कहलाएगा? नियोनेट कहलाएगा। याद रखना है, नियोनेट कहलाता है। समझ में आया? जन्म से लेकर 1 माह तक का बालक जो कि वातावरण में कैसा है? नया है, वो क्या कहलाता है? नियोनेट कहलाता है, जिसको नवजात शिशु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवजात शिशु भी बोलते हैं। लैटिन भाषा के शब्द नियोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर? नया। अगला जो टर्म है वो क्या है? पार्चुनेट जिसको कहेंगे। तो दूसरा जो है वो याद रखना है, पार्चुनेट। क्या? पार्चुनेट। अब ये क्या होता है? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आधा घंटे तक का बालक। क्या? आधा घंटे तक का बालक जो कि
स्वतंत्र नहीं है। कैसा नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। फॉर्च्यूनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्च्यूनेट कहलाता है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आना चाहिए भाई। जन्म से लेकर आधे घंटे तक का बालक जो कि स्वतंत्र नहीं है वातावरण में, जो कि स्वतंत्र नहीं है, वो क्या कहलाता है? फॉर्च्यूनेट कहलाता है। जन्म से लेकर एक माह तक का बालक जो कि वातावरण में नया है, क्या कहलाएगा? नियोनेट, नवजात शिशु कहलाएगा। और अगला जो है वो क्या है? इन्फेंट। इन्फेंट इन्फेंट जन्म से लेकर, इन्फेंट जो है, ये इतना लिख लिया हो तो मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको। देखो यहां पर इन्फेंट जो है, इन्फेंट जो शब्द है, इसका जो निर्माण है वो इन्फेंसिया से हुआ है। किससे? इन्फेंसिया। इन्फेंसिया से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इस इन्फेंसिया का जो मतलब है, वो अर्थ जो है वो क्या है? बोलने में असमर्थ। क्या? बोलने में असमर्थ। अर्थात इन्फेंट शिशु वो होगा जो कि बोलने में क्या है? असमर्थ है। अर्थात जन्म से लेकर और एक माह तक का बालक जो कि बोलने में कैसा है? असमर्थ है, वो क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। समझ में आया नहीं आया? जन्म से लेकर एक माह तक का बालक जो कि बोलने में कैसा है? असमर्थ है, क्या कहलाएगा? इन्फेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्फेंट। इन्फेंट का जो निर्माण है वो लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंसिया से मिलकर हुआ है। नियोनेट किसको कहेंगे? नवजात शिशु को नियोनेट कहेंगे, जिसका निर्माण लैटिन भाषा के शब्द नियोस से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? नया। अर्थात जो बालक दुनिया में नया आया है, वातावरण में आया है, नए वातावरण में आया है, वो क्या कहलाएगा? नियोनेट। और फॉर्च्यूनेट याद रखना है, जन्म से लेकर आधे घंटे तक का बालक। जन्म से लेकर आधा घंटे तक का बालक क्या कहलाएगा? फॉर्च्यूनेट, जो कि इस दुनिया में क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। तो ये शैशवावस्था जो है, उस शैशवावस्था में जो है बालक के लिए अलग अलग शब्दों का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। कई बार क्वेश्चन जो है सीधा सीधा इनमें से पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम पर्पज से हमें इसको याद भी रखना है। समझ में आ गया होगा? लिखना चाहते हो? लिखने को टाइम नहीं है ना, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, देन मैं मिटाता हूं फिर इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम शैशवावस्था के अन्य नामों के बारे में। किसके बारे में? शैशवावस्था के अन्य नाम। शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। क्या है? शैशवावस्था के अन्य नाम। शैशवावस्था के अन्य नाम। तुम्हारा भी कोई दूसरा या तीसरा नाम होता है या नहीं होता है? हम सबका दूसरा या तीसरा नाम होता है, निकनेम भी होते हैं। तो ऐसी प्रकार जो है शैशवावस्था के भी क्या है? अनेक नाम है। तो हम जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक जो है सीखता भी है। शैशवावस्था में बालक बहुत ज्यादा सोता है, 17 से 18 घंटे तक बालक सोता है शैशवावस्था में। बहुत ही नाजुक अवस्था होती है बच्चे का, विशेषकर ध्यान जो है वो शैशवावस्था में रखने की जरूरत होती है, क्योंकि बालक जो है ग्रोथ कर रहा होता है, उसमें हर दिन कुछ चेंज आने को मिलता है, तबीयत खराब होने का डर रहता है, नाजुक अवस्था कही जाती है, विश्राम की आयु कही जाती है। माता पिता से जो है बच्चे का कोई ज्यादा लगाव नहीं होता है। माता पिता से बालक का ज्यादा लगाव, या बालक का जो है माता पिता से ज्यादा लगाव नहीं होता है इस अवस्था में। तो देखिए लिखते हैं यहां पर शैशवावस्था के अन्य नाम है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल, ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। किसने? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे मत याद कर लेना, वैलेंटाइन। ठीक है, सीखने का आदर्श काल। अगली जो अवस्था है, अगला जो अन्य नाम है इसका, वो क्या कहेंगे? नाजुक अवस्था। क्या? नाजुक अवस्था। अर्थात बालक जो है
बहुत उसकी जो स्किन है वो बहुत कोमल होती है, अर्थात वातावरण से जो है लड़ने की क्षमता उसमें धीरे धीरे विकसित होती है, अर्थात इसको नाजुक अवस्था भी कहेंगे। अगली जो है वो क्या है, खतरनाक अवस्था, डेंजरस स्टेज भी जिसको हम कहते हैं, खतरनाक अवस्था। ये सहसावस्था के अन्य नाम है। एक और अन्य नाम है इसका, वो क्या है, विश्राम की आयु। क्या? विश्राम की आयु। बालक जो है ज्यादातर जो है सोता रहता है, आराम करता रहता है, जो कि विश्राम की आयु उसको कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल कहा है, नाजुक अवस्था कहा है, खतरनाक अवस्था, विश्राम की आयु, खिलौने की आयु भी यही है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु कौन सी है, शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था, खिलौनों की आयु। माता पिता से सीमित प्रेम की आयु। क्या? सीमित प्रेम की, अर्थात बालक जो है माता पिता से ज्यादा लगाव नहीं रखता है इस आयु में। ठीक है। अगला जो अन्य नाम है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। क्या? अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो ये जो है वो शैशवावस्था के क्या है, अन्य नाम। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया गया है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो वो याद रखना है, वैलेंटाइन। नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, विश्राम की आयु, खिलौनों की आयु। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कौन सी है, तो वो है शैशवावस्था। माता पिता से सीमित प्रेम की आयु और अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये जो है वो शैशवावस्था के क्या है, अन्य नाम है। इसी क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शैशवावस्था के विकासात्मक कार्यों के बारे में। किसके बारे में? शैशवावस्था के विकासात्मक कार्यों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मिटाता हूं मैं। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य, ये अवस्थाएं जो है आपको याद रखनी ही होंगी। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था के लिए जो विकासात्मक शब्द है, इस विकासात्मक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हेविंग हस्ट ने किया है। किसने? हेविंग हस्ट। विकासात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेविंग हस्ट ने किया था। किसने? हेविंग हस्ट ने जो है इस विकासात्मक शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। विकास का मतलब क्या है कि कोई एक बालक है जो कि परिपक्वता के साथ साथ जो है वातावरण से जो है समायोजन करना सीख रहा है, वातावरण में एडजस्टमेंट करना सीख रहा है, अर्थात उसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, बालक में विकास हो रहा है। विकासात्मक शब्द की यदि बात की जाएगी तो हेविंग हस्ट ने दिया था। एक बालक जो है जैसे ही इस दुनिया में आता है तो वातावरण के संपर्क में आता है, और वातावरण के संपर्क में आता है तो उसमें जो है कुछ चेंज होने को देखते हैं। बालक का जैसे ही जन्म हुआ, नवजात शिशु जैसे ही आया, जैसे ही माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ, तो वह सबसे पहले क्या क्रिया करता है, रोने की क्रिया करता है। क्या करता है? रोने की क्रिया करता है, अर्थात वो जो है रोने की क्रिया करता है, जिससे कि उसके जो लंग्स है उनमें श्वसन क्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बालक यदि
बालक की यदि सबसे पहले यदि कोई क्रिया बोलेंगे जन्म के पश्चात, तो वो इसके विकासात्मक कार्यों में गिनी जाती है। अर्थात एक बालक जो है जैसे ही जन्म लेता है वह क्या करता है, रोना प्रारंभ करता है। बालक जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, रोना प्रारंभ करता है। अर्थात रोना प्रारंभ करना भी क्या है, उसकी एक क्रिया ही तो है। बालक रोएगा, उसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन तंत्र जो है वो एक्टिव होगा और बालक में जो है श्वसन क्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। तो बालक जो है ये इसके विकासात्मक कार्य का ये एक हिस्सा है। बालक जो है जन्म लेते ही क्या करता है, रोना प्रारंभ करता है। अगला जो पॉइंट है वो आएगा बालक के विकासात्मक कार्यों में प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या, प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो है बालक एक्शन के प्रति क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, एक्शन के प्रति क्या करेगा, रिएक्शन। जैसे ही कोई एक्शन होगा उस एक्शन के प्रति बालक क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो देखते हैं अलग अलग जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जिसमें पहली है बालक की पहली प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो कौन सी है, मोरो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कई बार प्रतिवर्ती क्रियाओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोरो, मोरो का मतलब यह है कि एक बालक है, उसके यदि दोनों हाथों को उठाकर यदि उसको छोड़ दिया जाए, क्या, बालक के दोनों भुजाओं को पकड़कर और यदि उसको छोड़ दिया जाए, तो वो जो बालक है अपने हाथों को जो है एकदम से सिकोड़ने का प्रयास करेगा और वो जो बालक है वो डरेगा भी थोड़ा। तो बालक की यदि भुजाओं को पकड़कर उसको अचानक छोड़ दिया जाए तो वह जो है अपने हाथों को क्या करता है, सिकोड़ लेता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, मोरो कहलाती है। क्या कहलाती है, मोरो कहलाती है। समझ में आया नहीं आया? एक बालक है, उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर आप एकदम में छोड़ दोगे तो बालक जो है कुछ डरा हुआ सा हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मोरो। लिख देता हूं मैं यहां पर, बालक की दोनों भुजाओं को उठाकर अचानक छोड़ देने से की जाने वाली क्रिया मोरो कहलाती है। क्या, बालक के दोनों हाथों को पकड़कर और अचानक यदि छोड़ देते हैं तो बालक जो क्रिया करता है वो क्रिया क्या कहलाएगी, मोरो कहलाती है। अगली जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या है, वेवेंस की। क्या, वेवेंस की। इनमें से प्रतिवर्ती क्रियाओं में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी है, वेवेंस की। पहली हमने पढ़ी अभी मोरो, वेवेंस्की। वेवेंस्की में क्या होता है, एक बालक है और यदि उस बालक के तलवे पर चोट मारी जाए, क्या, यदि आप उस बालक के तलवे पर यूं चोट मारते हो तो वो जो बालक है वो अपने पैरों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। क्या करता है, सिकोड़ लेता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, और या फिर जो है अपने पैरों को सिकोड़ने के बाद जो है वो अपने उंगलियां जो है उनको पंख की तरह क्या करता है, फैला देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, वेवेंस्की। लिख रहा हूं मैं यहां पर, बालक के पैर के तलवे पर चोट मारने पर उसका
पैरों को खींच लेना व उंगलियों को पंख की तरह फैला देना क्या कहलाता है? वेवेंस्की कहलाता है। वेवेंस्की कहलाता है। वेवेंस्की कहलाता है। बालक का पैर के तलवे पर चोट मार, बालक के जो पैर का तलवा है उस तलवे पर यदि चोट मारे तो बालक जो अपने पैरों को खींचेगा और अपनी जो उंगलियां हैं उनको पंख की तरह क्या कर देगा? फैला देगा। ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? वेवेंस्की कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली हमने पढ़ी थी मोरो, जिसमें जो है बालक के दोनों भुजाओं को यदि पकड़कर अचानक छोड़ देते हैं तो बालक जो है दोनों हाथों को जो है कसकर पकड़ लेता है, या दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेता है, या फिर बालक जो है डरा हुआ सा हो जाता है। तो वो जो क्रिया होती है वो मोरो होती है। वेवेंस्की में जो है बालक के तलवे में यदि चोट मारेंगे तो वो जो बालक है अपने पैरों को क्या करेगा? एक साइड की तरफ खींच लेगा और उंगलियों को पंख की तरह फैला देता है। ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वेवेंस्की। अगली जो क्रिया है वो है रूटिंग। क्या? रूटिंग। अगली जो क्रिया है वो है रूटिंग। रूटिंग, इसमें रूटिंग में यदि बालक का जो गाल है उस गाल पर यदि उंगली लगाते हैं तो बालक जो है उसी दिशा में देखने का प्रयास करता है। क्या? बालक के गाल पर उंगली लगाने पर बालक का उसी दिशा में देखना क्या कहलाता है? रूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रूटिंग कहलाता है। बालक का जो गाल है उस गाल पर यदि उंगली लगाते हैं तो बालक उसी दिशा में देखना क्या करता है? देखना प्रारंभ करता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? रूटिंग कहलाती है। अगली जो क्रिया है वो है पाम ग्रास्प। क्या? पाम ग्रास्प। पाम ग्रास्प में जो है बालक के यदि हाथ में कोई वस्तु दी जाती है तो बालक जो है उस वस्तु को कसकर पकड़ लेता है। लिख देता हूं मैं इसको भी यहां पर। बालक के हाथ में वस्तु पकड़ाने पर बालक का वस्तु को कसकर पकड़ना, बालक का वस्तु को कसकर पकड़ना क्या कहलाता है? पाम ग्रास्प कहलाता है। क्या कहलाता है? पाम ग्रास्प कहलाता है। पाम ग्रास्प कहलाता है। रूटिंग याद रखनी है। बालक के यदि गाल पर उंगली टच की जाएगी तो वो जो बालक है उस उंगली जिस स्थान पर टच की गई है उसी दिशा में जो है देखने का प्रयास करता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? रूटिंग। और यदि बालक के हाथ में कोई वस्तु दे दी जाए तो बालक जो है उस वस्तु को कसकर पकड़ लेता है। देखा है ना, बालक के हाथ में यदि कोई वस्तु दे देंगे तो वो उसे छोड़ता नहीं है, कसकर पकड़ लेता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? पाम ग्रास्प कहलाएगी। यहाँ पर हम बालक के विकासात्मक शैशवावस्था में जो विकासात्मक जो कार्य हैं
उनमें प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है, उन क्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली जो वीडियो है, अगली जो क्लास होगी उसमें इससे ही आगे स्टार्ट करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर भी कीजिएगा, जिससे वो भी इसको वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, बाय।